हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर विल। प्रीवियस क्लास से रिलेटेड आप लोगों के कोई डाउट हो तो फटाफट पूछिए। गुड इवनिंग में टाइम खराब मत करना। प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट? प्रणाम, गुड इवनिंग, बस सब हो गया। ये डाउट पूछो फटाफट। कोई भी डाउट हो प्रीवियस क्लास से रिलेटेड? कोई डाउट नहीं है? इतना सारा कैसे याद रहेगा? याद करो, सारा सब कुछ याद रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के साथ छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के बागानों में निवेश किया था, और चाय के बागानों में निवेश किया तो वो निवेश उनका वापस नहीं आया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन से आपके कहा कि चाय में जो हमारा पैसा फंसा है उसकी रिकवरी आपके हो जाए, उसके बाद आप उसे सबके लिए खोल देना। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को आपके छूट दी गई। जमींदार और जागीरदार में आपके फर्क क्या है? ये जागीरदार बेसिकली आपके ये मुगल टाइम की टर्मिनोलॉजी है। मुगल टाइम में आपके जागीरदार जमींदार को ही कहते थे, क्योंकि मुगल टाइम में कोई जमींदार नाम की चीज नहीं थी। बस इतना याद रखना। मनी लेंडर का मतलब होता है जो कर्ज पे यानी ब्याज पे पैसे उधार देता है। जो ब्याज पे पैसे आपके उधार देता है उसे कहते हैं मनी लेंडर। जैसे कि आप लोगों के गांव देहात में आपके लोग ब्याज का धंधा करते हैं ना, तो ब्याज का धंधा करने वाला मनी लेंडर कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इमरजेंसी का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है इस टॉपिक का। इमरजेंसी जब आएगा पॉलिटी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ वो क्वेश्चन पूछो जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, और अदर के क्वेश्चंस में मत भटको आप लोग। सीडीएस बिल्कुल निकलेगा आपके नंदलाल। हिस्ट्री आपके बहुत अभी तो चलेगा, टाइम लगेगा। ये कंसेप्चुअल पार्ट आपका खत्म हो जाएगा ना, इसके बाद में फिर आपका फास्ट शुरू हो जाएगा। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया कि पूंजीपति वर्ग और आपके ब्रिटिशर्स के बीच में किस प्रकार के आपके संबंध थे। अब हम आते हैं आपके पूंजीपति और ब्रिटिशर्स के बीच में हमने ट्रेडर और आपके मनी लेंडर्स इन दोनों के साथ रिलेशन को देखा। अब आज की क्लास में अब हम आपके देखते हैं ठीक कि कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीपति में उद्योगपति और ब्रिटिश सरकार के बीच कैसे रिलेशन थे। ठीक है, जमींदार आपके पद नहीं था, जमींदार एक व्यक्ति था जो किसी गांव से या किसी क्षेत्र से टैक्स कलेक्ट आपके करता था। ठीक, किसी गांव से टैक्स कलेक्ट करने वाला व्यक्ति आपके कहलाता था क्या? जमींदार। अब इससे आगे आते हैं, अब आगे समझना। अब नेक्स्ट समझना, अब हमें जो अगला समझना है वो क्या देखना है? इंडस्ट्रियलिस्ट वर्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियलिस्ट वर्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट। चलो अब हम कमेंट लेना बंद कर रहे हैं, आप फटाफट लिखते चलो इसे। पीडीएफ आप लोगों की कल तक की भेज दी है, कल तक की सारी पीडीएफ आपके भेज दी है, ऐप पर मिल जाएगी। जीएस के लिए आपके ये बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। दीवान आपके ब्रिटिश टाइम में कोई भी नहीं था, ये ध्यान रखना। ये मुगल टाइम की टर्मिनोलॉजी है। ठीक, जब आपकी टर्मिनोलॉजी बताएंगे मुगल टाइम पढ़ाएंगे तब बता देंगे आपको। ठीक है, जीएस के लिए सफिशिएंट है। बीपीएससी का कोई भी मेंस में आपके समझ लो। नंदलाल आपकी फर्स्ट क्लास है तो आप थोड़ा सा आज की क्लास में समझ में नहीं आएगा, पेशेंस रखो, कल से समझ में आएगा आपके। नंदलाल आज की क्लास में नहीं आएगा आपके समझ में, पीछे से पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, उद्योगपति वर्सेस ब्रिटिश। उद्योगपति अर्थात इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्सेस ब्रिटिशर्स। अब सबसे पहले यहां समझना, सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट की नीड क्या होती है, किसी भी उद्योगपति की आपकी नीड क्या होती है? इंडस्ट्रियलिस्ट की नीड क्या होती है? किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की आपके जरूरत, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की आपके जरूरत। सबसे पहले लैंड, जमीन। ठीक, जमीन के बाद कैपिटल, पूंजी। इसके बाद रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, कच्चा माल। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब संरचना, अब संरचना। ठीक, यह हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, टेक्नोलॉजी, तकनीकी, टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकी। इसके अलावा कुशल श्रमिक, स्किल्ड लेबर, कुशल श्रमिक, स्किल्ड लेबर। अब भारतीयों की अगर हम दशा को आपके देखें, ठीक, तो एक एक करके समझना। लैंड, क्योंकि ब्रिटिशर्स मालिक बन चुके थे तो इस पर किसका कंट्रोल था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल। कैपिटल, इस पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल। रॉ मटेरियल, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आपके किसका था? सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड था। तकनीकी, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर थी। और स्किल्ड लेबर, ये उस समय भारत में आपके अवेलेबल नहीं थी। अब इसे यहां तक आपके नोट करो। साउंड स्लो आ रहा है? तो वीडियो यहां से साफ चल रहा है, आप अपने में देखो, यहां वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रहा है। साउंड ओके? अब साउंड बताओ फटाफट। रोशन, साउंड स्लो है कि साउंड ओके? नेक्स्ट, तो अब आप आगे समझना। साउंड ओके? अब इसे नोट करो, फिर हम समझाएं इसे। ठीक है, चलो। तनिषा, सुदीप, अर्जुन, रोशन, विजय, यूपीपीसीएस बिल्कुल हो जाएगा। आपको पढ़ने के बाद खुद से पता लग रहा होगा। चलो नेक्स्ट, सोमा बिल्कुल हो जाएगा। विक्रम, पूंजी पर कंट्रोल ऐसे था क्योंकि बैंक इनके कंट्रोल में थे। शीला, पहली क्लास तो हो सकता है समझ में आए, कल से समझ में आएगा क्योंकि ये पहले से जुड़ा हुआ है। निर्मल, दरोगा हो जाएगा बिल्कुल। याद रखने का कोई तरीका सही, याद रखने का सिंपल तरीका रिवाइज करो। पूंजी पर कंट्रोल ऐसे था क्योंकि बैंक इनके कंट्रोल में थे। ठीक, चलो नेक्स्ट, एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहां आगे समझना, सबसे पहले हम ये देखें कि किसी उद्योगपति की बेसिक जरूरतें आपके होती क्या है। किसी उद्योगपति की जरूरत में सबसे पहले आपके होता है जमीन। तो उस समय ब्रिटिश क्राउन का यहाँ आपके शासन था, और अगर इंडस्ट्री लगाना है तो इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, और जमीन पे आपके नियंत्रण था किसका? ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, अगर भारतीय उद्योगपति आपके ब्रिटिश सरकार से जमीन मांगेगा तो आपकी ब्रिटिश सरकार नहीं देगी, और वहीं अगर कोई ब्रिटिश उद्योगपति आपके जमीन मांगेगा तो ये दे देंगे। दूसरा, आपके कैपिटल। उस समय आपके क्या था?
ठीक, जैसे कि भारत में अगर बैंकिंग सिस्टम देखा तो सबसे पहले कौन सी बैंक आई थी? अलेक्जेंडर एंड कंपनी आपके, ठीक, इसके द्वारा आपके भारत में बैंक की शुरुआत की गई सबसे पहले। तो शुरुआत में जो बैंकिंग का विकास हुआ था वो बैंकिंग आपके या तो किसके बैंक थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के, जैसे प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मुंबई, ये सब आपके क्या थे? ब्रिटिश कंट्रोल में थे ये बैंक। और ये बैंक आपके भारतीय उद्योगपतियों को फाइनेंस आपके देना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने खोले, ये ब्रिटिशर्स को बढ़ावा देंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं कैपिटल भी उनके कंट्रोल में। अब रॉ मटेरियल आपके कैसे कंट्रोल में आ गया? रॉ मटेरियल हमने आपको बताया, ड्यूटी, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने की ड्यूटी इतनी बढ़ा दी कि रॉ मटेरियल महंगा हो गया भारतीय उद्योगों के लिए। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना, ये क्या करेंगे कि जिन शहरों में ब्रिटिशर्स आपके होंगे या ब्रिटिश फैक्ट्रियां लगी होंगी, जैसे कि आपके कलकत्ता, उन शहरों में तो आपके ये एनर्जी यानी बिजली की सुविधा कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कर देंगे, ठीक है, लाइट वगैरह प्रॉपर देंगे, टेलीफोन वगैरह प्रॉपर देंगे, ये सारी एक्टिविटी बिजनेस को बढ़ाती है। तो उन शहरों में तो देंगे, लेकिन भारत में दूर दूर जहां आपके अन्य उद्योगपति आपके अगर अपनी फैक्ट्री डालना चाहे तो वहां ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ आपके अवसंरचना पे भी इनका कंट्रोल था। तकनीकी आपके ब्रिटिश फैक्ट्रियों के पास ज्यादा होगी, क्योंकि ब्रिटेन से आपके लेके आ रहे हैं। भारत के अंदर किसी भी तकनीकी का विस्तार नहीं करेंगे। और कुशल श्रमिक की बात करें तो वो तो भारत में कहीं भी नहीं थे। ये बेसिक नीड आपके होती है किसकी? किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की। अब यहाँ याद रखना, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में क्या करना चाहेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में ब्रिटिश फैक्ट्रीज को बढ़ावा देगी। ब्रिटिश फैक्ट्रीज या ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज को बढ़ावा देगी। किसको बढ़ावा देगी? ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री को बढ़ावा देगी। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएगी। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को पर्याप्त सुविधाएं नहीं देगी। पर्याप्त सुविधाएं नहीं देगी। ठीक है। तो अब यहां आपके होगा क्या? ठीक, नीलिमा, बीपीएससी पीटी और मेंस दोनों के लिए आपके सफिशिएंट ध्यान रखना। तो अब हम देखेंगे क्या कि किसी उद्योगपति की जो जरूरतें आपके होती हैं, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके चूंकि इंडिया में करेगी, क्या ये ब्रिटिश फैक्ट्रीज को बढ़ावा देगी? तो ऐसी स्थिति में आपकी इन बेसिक फैसिलिटी से आपके इंडियन इंडस्ट्रीज को वंचित रखेगी। ब्रिटिश सरकार का प्रयास तो होगा भारत में कि भारत में आपके उद्योग बढ़े, लेकिन उद्योग हों किसके? ब्रिटिशर्स के हों, क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश उद्योगपति भी इंडिया आना शुरू हो गए थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चूंकि ब्रिटिश फैक्ट्रीज को आपके बढ़ावा देगी, इस वजह से इंडियन फैक्ट्रीज या भारतीय जो उद्योगपति होंगे उनको ये पर्याप्त सुविधाएं नहीं देगी। और ये यहीं तक नहीं, ब्रिटिश सरकार भारतीय उद्योगपतियों के ऊपर कोटा परमिट और लाइसेंसिंग सिस्टम लागू कर देगी, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश सरकार भारतीय उद्योगपतियों के ऊपर क्या आपके लागू कर देगी? कोटा परमिट और आपके लाइसेंसिंग सिस्टम आपके लागू कर देगी। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर कोटा परमिट व लाइसेंसिंग लागू कर देगी। लाइसेंसिंग को लागू यानी कि एनफोर्स कर देगी। इस तरह से इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में यानी कि पक्ष में ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बनाएगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं होगी तथा दोनों के इंटरेस्ट तथा दोनों के बीच तनाव की स्थिति होगी। लेकिन फिर भी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट खुलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज नहीं करेंगे। खुलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज यानी कि विरोध नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि लाइसेंस व परमिट के लिए इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है। एक पॉइंट और ऐड कर लो इसमें, लाइसेंस परमिट संपत्ति की सुरक्षा आदि के लिए इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। इस बार हिंदी इंग्लिश में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस बैच में सिर्फ सब इंग्लिश मीडियम ही नहीं है, कुछ लोग हिंदी मीडियम भी हैं। ठीक, आप लोग समझने की कोशिश करो और फ्लुएंस इंग्लिश आप अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लो। कोटा परमिट अभी समझा रहे हैं, इसको नोट कर लो, एक मिनट में समझाते हैं। हिंदी और इंग्लिश अलग अलग लिखेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, टाइम के लोग आप लोगों का। इसको नोट करो फिर आगे समझाएं।
चलो समझना आप। इंग्लिश बाद में अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बैच के टाइम में सिर्फ आप लिखने पे फोकस मत करो, चीजों को समझने पे फोकस करो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जैसे कन्वर्ट करना है अपने अकॉर्डिंग बाद में कर लेना आप लोग। अब चलो समझना। अब हमने आपको बताया कि एक तरफ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके भारतीय उद्योगपतियों को आपके किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं देगी, ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके करेगी क्या, ये भारतीय उद्योगपतियों के ऊपर क्या फिट कर देगी, कोटा, परमिट और लाइसेंस लागू और कर देगी। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है आप लोग ये समझ लो। तो कोटा, परमिट और लाइसेंस से अब आपके क्या तात्पर्य है, तो कोटा, परमिट और लाइसेंस से आपके तात्पर्य है कि सबसे पहले हम आते हैं लाइसेंस। लाइसेंस से आपके क्या तात्पर्य है, लाइसेंस मतलब अगर भारतीय उद्योगपति कोई फैक्ट्री लगाना चाहे तो उसे फैक्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके वो टीवी की फैक्ट्री लगाएगा तो ब्रिटिश सरकार अगर लाइसेंस देगी टीवी की फैक्ट्री लगाने का तो ही लगा पाएगा। इसके अलावा आपके क्या, भारतीय उद्योगपति आपके मान लिया मोबाइल की फैक्ट्री लगाना चाहे तो ब्रिटिश सरकार उसे लाइसेंस देगी, और अगर ब्रिटिश सरकार ने लाइसेंस नहीं दिया भारतीय उद्योगपतियों को तो वो आपके क्या नहीं लगा सकता, तो वो आपके फैक्ट्री नहीं लगा सकता। पहली चीज तो ये, मतलब ब्रिटिश उद्योगपति तो कोई भी फैक्ट्री लगा देंगे लेकिन भारतीय उद्योगपति के लिए लाइसेंस चाहिए, तो ये गड़बड़ है ना कहीं ना कहीं। वर्तमान में आपके क्या है, वर्तमान में आपके भारत में डी लाइसेंसिंग प्रोसेस है। डी लाइसेंसिंग मतलब केवल 5 ही कंपलसरी इंडस्ट्री है जो वर्तमान में आपके लाइसेंस की जरूरत जिनको है, ठीक। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, तंबाकू प्रोडक्ट्स, हजार्डस केमिकल, एरोनॉटिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद आपके इसी से रिलेटेड आपके एविएशन से रिलेटेड यानी कि इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इन 5 इंडस्ट्रीज के अलावा वर्तमान में लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर पहले भारतीय उद्योगपतियों को अगर सुई भी बनानी होती थी तो ब्रिटिश सरकार से उन्हें लाइसेंस लेना होता था। तो ये ब्रिटिश सरकार आपके लाइसेंस देने में भारतीय उद्योगपतियों के साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन करती थी। ये ऐसी चीजों के लाइसेंस देती नहीं थी जो ब्रिटिशर्स आपके बनाते हैं या जिनसे ब्रिटिशर्स को नुकसान हो सकता हो, ये प्रॉब्लम। अब दूसरा सुनते हैं यहाँ, परमिट का मतलब सामान अगर बन गया तो बिकने आपके दूसरे राज्य में तो जाएगा, तो बेचने का परमिट नहीं देते थे, इसके लिए भी ब्रिटिश सरकार के ऊपर डिपेंड थे भारतीय उद्योगपति। तीसरा होता है आपके कोटा। कोटा का मतलब यह है कि हर फैक्ट्री की एक उत्पादन क्षमता होती थी। मान लो कि कोई फैक्ट्री आपके 1000 टीवी प्रतिदिन बना सकती है तो ब्रिटिश सरकार उसका कोटा सेट कर देते थे। कोटा से तात्पर्य आपका क्या होता था कि ये फैक्ट्री 100 बनाएगी, 100 से ज्यादा टीवी नहीं बना सकती है, उसकी क्षमता भले ही 1000 टीवी बनाने की है लेकिन 100 से ज्यादा टीवी बनाने की अनुमति नहीं देंगे उसे, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश उद्योगपतियों को अपना प्रोडक्ट भी मार्केट में बेचना है, ठीक है। तो ये जो कोटा, परमिट और लाइसेंस सिस्टम था इससे भारतीय उद्योगपति बड़े परेशान थे, ठीक है। बड़ी मुश्किल से तो लाइसेंस मिलता था, करप्शन खिला पिला के, फिर परमिट में समस्या, ऊपर से उनकी फैक्ट्रियों की उत्पादन क्षमता को ये कम कर देते थे कोटा सिस्टम के द्वारा। इस वजह से आपके भारतीय उद्योगपति आपके पूरी क्षमता का प्रयोग न कर पाने के कारण आपके नुकसान में थे। अब यहाँ क्या था कि भारतीय उद्योगपति और आपके ब्रिटिशर्स के बीच में टोटल कन्फ्लिक्शन है। ब्रिटिशर्स भारतीय उद्योगपतियों का कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे लेकिन फिर भी भारतीय उद्योगपति खुल के ब्रिटिशर्स का अपोज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहली बात तो आपके ये कि जो फैक्ट्री चल रही है वो भी तो ब्रिटिशर्स की वजह से चल रही है, ठीक। भले कम लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है जो भी है, तो ये लाइसेंस के ऊपर ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड, इसलिए पंगा नहीं लेते थे ब्रिटिशर्स से। और दूसरा ये कि उद्योगपति बहुत पैसे वाले थे और ब्रिटिशर्स थे उस समय सरकार, कहीं सरकार इनकी संपत्ति न जब्त कर ले, इस वजह से भी ये सरकार के सामने कभी कुछ बोलते नहीं थे। आज भी कोई भी पैसे वाला व्यक्ति सरकार से पंगा नहीं लेता। क्यों नहीं लेता सरकार से पंगा, क्योंकि सरकार कभी भी आपके कुछ भी कर सकती है, क्योंकि सरकार यानी गवर्नमेंट होती है सॉवरन, संप्रभु, भगवान कुछ करे ना करे सरकार अगर अपनी प्यार कुछ भी कर देगी, ठीक है। तो ये होती है आपकी पूरी कंप्लीट सिस्टम। अब आते हैं इसके आगे। अब नेक्स्ट, राहुल लाइव क्लास ही चल रही है तभी आपका नाम बोला जा रहा है, लाइव क्लास नहीं होती तो हमें क्या पता कि कौन राहुल है यहाँ। अब नेक्स्ट, तो ये हमने आपके देखा क्या कि यहाँ भारतीय उद्योगपति और ब्रिटिशर्स के बीच में जो रिलेशन होंगे वो तनावपूर्ण संबंध होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी भारतीय उद्योगपति ब्रिटिशर्स का खुलकर आपके अपोज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, खुलकर अपोज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ आपके क्या होगा, क्योंकि खुलकर अपोज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लाइसेंस, कोटा, परमिट, ठीक, और संपत्ति की सुरक्षा के लिए भारतीय उद्योगपति ब्रिटिशर्स पर डिपेंड है। अब आते हैं इसके बाद आगे। अब यहाँ तक अगर क्लियर हुआ हो तो अभी ना ब्रिटिशर्स की संख्या कुल 1.25 लाख थी और हम भारतीय थे कितने, 25 करोड़। 1.25 लाख अंग्रेजों ने भारत के ऊपर आपके 3 सदियों तक शासन किया। अब आप ये मत पूछना कैसे किया, 1.25 लाख अंग्रेज इकट्ठे थे और हम 25 करोड़ भारतीय जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और नस्ल में बटे हुए थे। जिस दिन हम 25 करोड़ भारतीय एक हो जाएंगे उस दिन अंग्रेज भारत छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ आपके अभिनव, अभिनव क्लियर हुआ। हम लोगों को एक होने में टाइम लग गया, हम लोग भारतीय तो आज भी एक नहीं है, आज भी वही सिचुएशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट जयकरण, कौन सा कमेंट है आपके बताओ। रजनीश बिल्कुल, क्या रूल था इंडिया के अंदर, आपके रूल बिल्कुल अलग था। लास्ट में जेपी के बारे में बता देंगे बिल्कुल। अब चलो आगे आते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे आते हैं। अब इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट की कहानी कहां से शुरू होगी अब ये समझो। समझना इसे। अब इसके बाद में अब हम आपके देखते क्या है, 1906 स्वदेशी आंदोलन, 1920 के बाद गांधीवादी आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन, ठीक। ये जो आपके दोनों आंदोलन थे इन दोनों आंदोलनों में एक ही थीम थी, क्या, स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार, दोनों आंदोलनों की आपके एक ही थीम थी, ठीक है। अब समझना आगे। नेक्स्ट, इन दोनों मूवमेंट के साथ, इन दोनों मूवमेंट्स में, मूवमेंट्स ने इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा बने सामान को, बने सामान को, सामान यानी कि गुड्स को बढ़ावा दिया, बढ़ावा दिया। इस वजह से, इस वजह से इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा इन मूवमेंट्स को इनडायरेक्ट सपोर्ट किया गया। इन मूवमेंट्स को, इन मूवमेंट्स को इनडायरेक्ट सपोर्ट, इनडायरेक्ट सपोर्ट सरल भाषा में बोले तो ये इनडायरेक्ट सपोर्ट था कैसा, फाइनेंशियल, वित्तीय इनडायरेक्ट सपोर्ट किया गया, इनडायरेक्ट सपोर्ट किया गया। अब यहां समझना, गांधीवादी आंदोलन, गांधीयन मूवमेंट, गांधीवादी आंदोलन का मतलब गांधीयन मूवमेंट, गांधीवादी आंदोलन, गांधीयन मूवमेंट, स्वदेशी आपके स्वदेशी है, स्वदेशी मूवमेंट, इसका इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही है। ऋषु, स्वदेशी का मतलब आपके स्वदेशी ही है। अब नेक्स्ट, अब आगे समझना इसमें,
आंदोलन मतलब मूवमेंट, आंदोलन मतलब मूवमेंट। तनीषा, फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब पैसे, पैसे देना, पैसे का सपोर्ट। इनडायरेक्ट मतलब उद्योगपति डायरेक्ट आपके मैदान में जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करेंगे, उद्योगपति पीछे से पैसा देंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे कि आप आंदोलन चलाओ, पीछे से फाइनेंस हम कर रहे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आगे समझना। अब हम यहाँ आपके देखते क्या है, हमने यहाँ आपको ये बताया कि भारत में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट की बुरी दशा कर दी किसने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक, यानी वर्स्ट सिचुएशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। अब आगे चल के होगा क्या कि जब 20वीं सदी आपकी शुरू होगी, 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में जैसे ही भारत में स्वराज की डिमांड बढ़ी, स्वराज मतलब भारतीयों का शासन भारतीयों के हाथ में दिया जाए, तो इस डिमांड के साथ ही सबसे पहले आपके कांग्रेस शुरू करेगी आपके बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मतलब भारत के अंदर बनी हुई वस्तुओं को बढ़ावा आपके दिया जाए, स्वदेशी मूवमेंट, और विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट यानी कि बहिष्कार किया जाए, ठीक है। तो अब आपके यहाँ हुआ क्या, यानी कि प्रमोट स्वदेशी एंड बॉयकॉट फॉरेन, तो ये वाला आपके नारा आया। ठीक, इसके बाद जब 1920 से गांधीयन मूवमेंट शुरू हुए, गांधीयन मूवमेंट यानी कि नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के आइडियोलॉजी में ही स्वदेशी और बहिष्कार था, यानी कि गांधी जी की विचारधारा में ही आपके ये था क्या, स्वदेशी को बढ़ावा दो और विदेशी वस्तुओं का आपके बहिष्कार करो। तो इन मूवमेंट्स ने इंडियन इंडस्ट्रीज में बने सामान की डिमांड बढ़ाई, इंडियन इंडस्ट्रीज का सामान बिका, ठीक, यानी कि महंगा होने के बावजूद भी भारतीय लोगों ने भारतीय उद्योगों का सामान आपके खरीदना शुरू किया, खरीदना शुरू किया तो अब इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास आपके पैसा आना शुरू हुआ। तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि जितने भी आंदोलन स्वदेशी को बढ़ावा देने, ये आंदोलन बंद नहीं होने देने, हमें इन आंदोलनों को प्रॉपर हमें फाइनेंस करते रहना है, क्योंकि ये आंदोलन जितना चलेंगे तभी तक आपके क्या होगा, नेशनल लेवल पे अवेयरनेस फैलेगी और लोग भारतीय सामान को खरीदेंगे और उद्योगपतियों का इसमें आपके भला होगा, ठीक है। अब भारतीय उद्योगपति ऐसा तो है नहीं कि आपके ये आंदोलन में उतर जाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने देख लिया कि उद्योगपति भी आंदोलन कर रहा है, तो ब्रिटिश सरकार उठा के उसकी फैक्ट्री बंद करा देगी। तो ये क्या करेंगे, ये चुपचाप आपके गांधी जी के पास 1 लाख रुपए पहुंचा देंगे, कहेंगे आप आंदोलन करो, 1 लाख रुपए शाम को पहुंच जाएगा, आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए, जितना पैसा चाहिए हम देंगे। यही आपके कारण था कि गांधी जी जब भी कहीं भारत में जाते थे तो गांधी जी को पीछे से फाइनेंस बड़े उद्योगपति करते थे। गांधी जी के पास कहां से इतना पैसा आया, ठीक, गांधी जी के पास तो कुछ था भी नहीं, तो ये बड़े उद्योगपतियों का फाइनेंस लगा हुआ था, क्योंकि उद्योगपति चाहते थे कि गांधी जी ये करें, ठीक है। तो ये थी आपकी ये कहानी। अब आगे चल के होता क्या है कि उस समय तो आपके ये हुआ, ठीक, इन्होंने डायरेक्ट सपोर्ट किया। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तब भारतीय उद्योगपतियों की आपके दिन उस दिन बदले, कैसे बदले, 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़ को गए तो अंग्रेजों की जो 1-1 करोड़ की फैक्ट्रियां थी ना भारत में, वो 1-1 लाख रुपए में बिकी, और उन फैक्ट्रियों को खरीदा किसने, इन भारतीय उद्योगपतियों ने। किसने खरीदा, इन भारतीय उद्योगपतियों ने आपके खरीदा, चाहे वो एयरलाइंस हो, चाहे चाय के बागान हो। आपने देखा कि टाटा हर बिजनेस में, टाटा क्यों है हर बिजनेस में, क्योंकि टाटा के पास पैसे थे, ठीक, 1 करोड़ का चाय का बागान 1 लाख में खरीद लिया, ठीक, एयरलाइंस खरीद लिया आपकी 1 लाख रुपए में, ठीक, मुंबई का ताज होटल खरीद लिया 1 लाख रुपए में। तो ये इसलिए आपके रातों रात करोड़पति बन गए, क्योंकि औने पौने दामों में ब्रिटिशर्स ने अपनी संपत्तियां बेची। तो जितना भी भारतीय उद्योगपतियों को नुकसान हुआ वो पूरे नुकसान की रिकवरी इन्होंने 1947 में कर डाली, ठीक। तो ये था आपके रिलेशन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट वर्सेस ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो अभिनव गांधी जी ईमानदार थे, तो हमने कब कहा कि गांधी जी छोड़ते, हमने तो ये कहा कि कोई भी आंदोलन चलाने के लिए पैसा चाहिए, डोनेशन चाहिए, दान चाहिए, और वो दान मिलता था इन उद्योगपतियों के द्वारा। क्लियर हुआ अभिनव, ठीक है। नेतृत्व आपके गांधी आंदोलन का गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे, ठीक। अब नेक्स्ट, अब आगे समझना इसके बाद। अब अगला पॉइंट ये हमने देखा क्या, यहाँ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लेबर वर्सेस श्रमिक, इंडियन लेबर, इंडियन लेबर वर्सेस ब्रिटिशर्स, इंडियन लेबर वर्सेस ब्रिटिशर्स। अब भारतीय लेबर की क्या समस्या थी, इनको भी देख लें। इंडियन लेबर की प्रॉब्लम, इंडियन अब हम समझते हैं इंडियन लेबर की प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स थी, देखना जरा। उस समय ब्रिटिश इंडिया में इंडियन लेबर की प्रॉब्लम्स आपके क्या थी, एक एक करके समझना। वर्किंग ओवर, वर्किंग ओवर मतलब कार्य के घंटे, वर्किंग ओवर, कार्य के घंटे ये थे आपके ज्यादा, इसके कंपैरिजन में लेबर को मिलने वाली सैलरी थी कम। वर्किंग कंडीशंस, वर्क प्लेस की कंडीशंस, वर्क प्लेस की कंडीशन, ये कंडीशन थी आपकी कैसी, विपत्तर, जहां जानवरों को रखते हैं ना कुछ इस टाइप की, वर्स्ट, एक ये समस्या थी आपकी, ठीक है। लेबर एक्सप्लॉइटेशन, लेबर एक्सप्लॉइटेशन अर्थात श्रमिकों का शोषण, लेबर एक्सप्लॉइटेशन, श्रमिकों का शोषण, श्रमिकों का शोषण, ये था उस समय आपके ज्यादा, ठीक। लेबर को मिलने वाली सुविधाएं, लेबर को मिलने वाली सुविधाएं, मिलने वाली सुविधाएं, लेबर को मिलने वाली सुविधाओं से आपके तात्पर्य क्या है, सुविधाएं, ठीक। पीएफ प्रोविडेंट फंड ये था नहीं, मेडिक्लेम, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी ये भी आपके नहीं थी। तो सुविधा के नाम पे था क्या, कुछ नहीं, सिर्फ शोषण था आपके श्रमिकों का, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम आगे देखें, उस समय के आपके भारत में लेबर अवेयरनेस ये थी नहीं, लेबर अवेयरनेस, मजदूरों में आपके जागरूकता, अवेयरनेस ये भी आपके नहीं थी। और चूंकि लेबर अवेयरनेस नहीं थी तो आपके ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस ये भी आपके नहीं थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक। यानी कि ओवरऑल भारतीय मजदूर, भारतीय मजदूरों की दशा बेकार थी, भारतीय मजदूरों की दयनीय स्थिति थी, दयनीय मतलब जिन पर मर्सी की जा सके, दयनीय स्थिति थी, स्थिति थी। तो ये तात्कालीन मजदूरों की स्थिति को समझो आप, ये थी आपके तात्कालीन मजदूरों की आपके स्थिति, ठीक। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड,
लेबर वर्सेस ब्रिटिशर्स अगर हम इसे आपके समझें तो उस समय इंडियन लेबर की आपकी प्रॉब्लम क्या थी? तो इंडियन लेबर की आपकी क्या प्रॉब्लम थी? पहला तो इनके जो वर्किंग ओवर थे, कार्य के घंटे ये बहुत ज्यादा थे। कार्य के घंटे बहुत ज्यादा, मतलब 12 से 14 घंटे लेबर को काम करना पड़ता था। ठीक है, इसके बदले में इनको सैलरी जो मिलती थी वो बहुत कम थी। और सिर्फ यही नहीं, ये जो भारतीय लेबर थी, इनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी, मतलब जहां ये काम कर रहे थे वो बहुत खराब थी। मतलब पंखा भी नहीं होता था, गर्मी में काम करवाते थे इन पे। ठीक है, मतलब हाइजीनिक कंडीशंस नहीं थी बिल्कुल। और इसके अलावा आपके कई फैक्ट्रियों में तो लेबर के रहने के लिए आपके बड़े बड़े कमरे बना दिए गए कि अगर लेबर घर पे जाएगी तो टाइम खराब होगा, फैक्ट्री के अंदर ये लेबर रहती थी। ठीक है, अब यहाँ ऐसी सिचुएशन में आपके अगर ये लेबर बीमार अगर हो जाए, लेबर बीमार हो जाए तो उसे मेडिकल फैसिलिटी यानी दवाई दिलाना तो दूर, उसकी सैलरी भी आपके काट ली जाती थी। और उस लेबर की वजह से जो प्रोडक्शन का लॉस हुआ वो भी पेनल्टी लेबर के ऊपर लगा दी जाती थी। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें तो भारत के अंदर जितनी भी लेबर उस समय काम कर रही थी, उनका आपकी जो एक्सप्लॉइटेशन था आपकी ये बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि ब्रिटिश फैक्ट्रीज में ही होता था, ये इंडियन फैक्ट्रीज में भी होता था लेबर का एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, लेबर को मिलने वाली आपकी जो सुविधाएं थी ये आपके कंपैरेटिवली ना के बराबर थी। जैसे कि कोई प्रोविडेंट फंड नहीं था, कोई मेडिकल फैसिलिटी आपके लेबर को नहीं थी। और उस समय चूंकि अगर हम देखें तो भारत में लेबर अवेयरनेस यानी कि आपके जो श्रमिकों या मजदूरों की जागरूकता थी वो आपके थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? एक तो ज्यादातर लेबर अनपढ़ थी, कोई लेबर यूनियन या कोई ट्रेड यूनियन नहीं थी, और ना ही मार्क्सिज्म का भारत में आपके उदय हुआ था। ठीक है, यहां तक हुआ। अगर हम ब्रिटिश सरकार में देखें तो ब्रिटिश में आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपके रहते लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन आपके एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिन्हें भारत का उद्धारक का टाइटल दिया जाता है। ठीक है, ये एक लिबरल आपके व्यक्ति थे। लॉर्ड रिपन ने पहली बार आपके काम के घंटों को कम किया, यानी जो 12 से 14 घंटे होते थे उनको 8 घंटे तक लेके आए थे। कौन? लॉर्ड रिपन। ठीक, कि प्रत्येक लेबर के द्वारा आपके किए जाने वाले काम के जो घंटे हैं उनको फिक्स किया जाए, एक व्यक्ति 14-15 घंटे काम नहीं कर सकता। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपके आगे आते हैं तो ओवरऑल अगर हम देखें तो भारतीय मजदूरों की जो स्थिति थी वो बहुत आपकी क्या थी? दयनीय स्थिति थी। ठीक है, अब भारतीय मजदूरों की दशा को सुधारने में आपके जो सबसे पहली बार योगदान रहा वो रहा किसका? आपके महात्मा गांधी। लेबर के फेवर में पहली बार कोई लीडर भारत में बोला था, ये थे महात्मा गांधी। 1918 में आपके अहमदाबाद मिल मजदूर यूनियन। ठीक है, तो 1918 में आपके अहमदाबाद के अंदर वहां की लेबर ने आपके क्या कर दी? फ्लैग बोनस को बंद होने के कारण आपके स्ट्राइक कर दी। ठीक है, और कपड़ा मिलों के मालिक से आपके एक्स्ट्रा बोनस की डिमांड की, और इसके एवज में आपके इन्होंने स्ट्राइक की और महात्मा गांधी को क्या बनाया? अपना लीडर बनाया। तो महात्मा गांधी पहली बार आपके लेबर यूनियन के साथ खड़े हुए। 1920 में आप लोगों को अगर पता होगा तो ताशकंद में आपके एम एन रॉय, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की आपकी स्थापना आपके करते हैं। यानी कि आपके 1920 में भारत में मार्क्सिज्म की शुरुआत होती है। ठीक है, यानी कि कम्युनिस्ट मूवमेंट आपके इंडिया आपके आना शुरू हो गया, और कम्युनिस्ट मूवमेंट की जड़ें भारत में जमना आपके क्या हुई? शुरू हुई। अब भारत में जब आपके ये कम्युनिस्ट मूवमेंट आता है तो भारत की जो लेबर थी आपके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक वो लेबर जो कम्युनिस्ट लीडर के साथ चलेगी और एक वो लेबर जो गांधी जी के साथ चलेगी। अब इसको हम समझते हैं, से आगे नोट करना। यहां आपने देखा, समझो अब आगे। चलिए नेक्स्ट। वॉइस आपके ओके है? बोलेंगे तभी तो वॉइस आएगी, बोली नहीं अभी तो। आ रही है वॉइस? शिवम, सुनीता, सचिन, अच्छे आ रही है वॉइस? चलो जल्दी बताओ फटाफट। चलो नोटेड, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट। वॉइस आ रही है? जल्दी फटाफट बोलो सभी लोग। इट साउंड ऑडिबल?
अब नेक्स्ट आगे समझना आप लोग। तो भारतीय लेबर की अगर हम आपके बात करें, इंडियन लेबर की, ठीक है, तो भारत में पहली बार जो लेबर संगठित आपके हुई, ठीक, वो होती है आपके किसके प्रयासों से? महात्मा गांधी के प्रयासों से। 1918 में आपके अहमदाबाद के अंदर आपके क्या होता है? एक आंदोलन होता है, अहमदाबाद मिल मजदूर यूनियन मूवमेंट, और इस मूवमेंट में गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय श्रमिक पहली बार आपके क्या हुए? संगठित हुए, ठीक है, सबसे पहले। अब इधर क्या होता है कि 1920 में आपके कम्युनिस्ट मूवमेंट की इंडिया में आपके एंट्री होती है, क्योंकि 1920 में आपके एक भारतीय आपके लीडर थे एम एन रॉय, इन्होंने ताशकंद में, ठीक, ताशकंद तत्कालीन यूएसएसआर में था आपके, ताशकंद में आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की क्या की? स्थापना की, ठीक। अब नेक्स्ट याद रखना कि कम्युनिस्ट मूवमेंट जैसे ही आपके इंडिया में आता है, तो कम्युनिस्ट मूवमेंट की इंडिया में एंट्री होने के बाद जो इंडियन लेबर थी ये आपके कितने पार्ट में आपके डिवाइड हो जाती है? दो पार्ट में। तो कम्युनिस्ट मूवमेंट की इंडिया में एंट्री होने के साथ ही आपके ये जो लेबर होती है ये दो भागों में आपकी क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं इसमें आगे, क्या तक क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट, अब आगे समझना इसके बाद क्या होता है। तो जब आपके कम्युनिस्ट मूवमेंट की इंडिया में एंट्री होती है, ठीक, इंडियन लेबर, इंडियन लेबर 1920 के बाद, 1920 के बाद, तो जो भारत की लेबर होती है ये 1920 के बाद आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन से दो पार्ट में आपके डिवाइड हो जाती है? पहला आपके लेबर वह जो गांधीयन मूवमेंट से जुड़ी होती है, गांधीयन मूवमेंट इससे जुड़ती है, ठीक। दूसरा आपके वह लेबर जो कम्युनिस्ट मूवमेंट से आपके जुड़ती है, साम्यवादी आंदोलनों से, कम्युनिस्ट मूवमेंट जो कम्युनिस्ट मूवमेंट से आपके जुड़ती है। दो पार्ट में आपके डिवाइड हुई लेबर, ठीक। तो इंडियन लेबर आपके दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक जो गांधीयन मूवमेंट से जुड़ती है, ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में, नेतृत्व में ये लेबर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करेगी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, स्ट्रगल में भाग लेगी, भाग लेगी, पहला पॉइंट, ठीक। क्योंकि भारत में, क्योंकि इंडिया में गांधी जी का प्रभाव बहुत ज्यादा था, गांधी जी का प्रभाव ज्यादा था, प्रभाव ज्यादा था, इसलिए भारत की ज्यादातर लेबर, इसलिए इंडिया की ज्यादातर लेबर, ज्यादातर लेबर गांधीयन मूवमेंट के साथ जुड़ेगी, गांधीयन मूवमेंट के साथ जुड़ेगी, गांधीयन मूवमेंट के साथ जुड़ेगी, साथ जुड़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ देखें, कम्युनिस्ट का प्रभाव भारत में आपके क्या है? कम्युनिस्ट का प्रभाव, कम्युनिस्ट का प्रभाव कम था। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनका, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा द्वारा कम्युनिस्ट मूवमेंट का दमन किया गया, कम्युनिस्ट मूवमेंट का दमन, इसको चलने ही नहीं दिया ब्रिटिश सरकार ने भारत में। कम्युनिस्ट मूवमेंट का समय समय पर दमन, समय समय पर दमन मतलब सप्रेश, ठीक। इसलिए इन मूवमेंट से कम लेबर जुड़ेगी, इस मूवमेंट से, इस मूवमेंट से कम लेबर जुड़ेगी, कम लेबर जुड़ेगी। तो ये हमने आपके देखा क्या यहां तक। तो ये आपके गांधीयन मूवमेंट और ये आपके कम्युनिस्ट मूवमेंट। रिसू लेबर का वर्किंग टाइम करवाया था लॉर्ड रिपन ने, रिसू लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन ने आपके वर्किंग टाइम आपके कम करवाया था, ठीक है। अब नेक्स्ट, कम्युनिस्ट मूवमेंट जो आपके कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर आपके आधारित था, जो इक्वालिटी की आपकी बात करता था, ठीक। फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म, जब हमने वित्तीय साम्राज्यवाद बताया था तब हमने आपको बताया था कि कम्युनिस्ट मूवमेंट आपके क्या होता है। चलो नेक्स्ट, देव लॉर्ड रिपन आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। विक्रम गांधी मूवमेंट आपके इसका दमन कभी नहीं किया। कम्युनिस्ट मूवमेंट में हमने आपको बताया था कि जब फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म का दौर था, तो जब ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का प्रसार आपके ब्रिटेन में हुआ तो ब्रिटेन के उद्योगपति परेशान हो गए। कम्युनिस्ट मूवमेंट अगर बढ़ेगा तो लेबर यूनियन बनेगी, ट्रेड यूनियन बनेगी और ये बार्गेनिंग करेंगी, ठीक, उद्योगपतियों को नुकसान पहुंचाएंगी। इसी वजह से तो सारी फैक्ट्रियां भारत आई थी वित्तीय साम्राज्यवाद में, बताया था दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म का बैकग्राउंड जब हमने आपको बताया था तभी समझाया था। और जब वही कम्युनिस्ट इंडिया आपके आ जाएंगे तो ब्रिटिश सरकार उठा के इनका दमन कर देगी, इनको फैलने नहीं देगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रियां, ब्रिटिश उद्योगपति, इन्हीं को नुकसान हुआ था इंग्लैंड में एक टाइम इस कम्युनिस्ट मूवमेंट के कारण, और इसी वजह से भारत में इनको ज्यादा आपके सफल नहीं होने देंगे, ठीक है। दमन मतलब सप्रेस करना, किसी को दबा देना। अब इसके बारे में नेक्स्ट आगे याद रखना, तो 1920 के बाद जब कम्युनिस्ट मूवमेंट आपके भारत आता है, ठीक है, तो कम्युनिस्ट मूवमेंट जब आपके भारत आता है तो इंडिया की आपकी जो लेबर होती है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो वह लेबर जो गांधीयन मूवमेंट के साथ जुड़ती है और एक वह लेबर जो कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ आपके जुड़ती है। गांधीयन मूवमेंट के साथ जुड़ने वाली लेबर ज्यादा होगी क्योंकि गांधी जी का जो प्रभाव था वो भारत में बहुत ज्यादा था, ठीक है, तो ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। इधर एक तो कम्युनिस्ट का प्रभाव कम था और दूसरा ब्रिटिश सरकार ने कम्युनिस्ट का दमन कर रखा था, इसलिए इससे जुड़ने वाले लोग हमेशा कम होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे याद समझना, बेसिकली आपके कम्युनिस्ट मूवमेंट और गांधीयन मूवमेंट में अंतर क्या था ये समझो आप। ये है आपके गांधीयन मूवमेंट, गांधीयन मूवमेंट, क्या दोनों में अंतर था? और ये है आपके कम्युनिस्ट मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट। दोनों ही विचारधाराएं अपनी अपनी जगह बिल्कुल आपके सही हैं, कोई भी विचारधारा आपके गलत नहीं है, ठीक है। गांधीयन मूवमेंट आपके क्या कहता है? पहले पॉलिटिकल फ्रीडम,
पॉलिटिकल फ्रीडम, उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिकल फ्रीडम, सोशल एंड इकोनॉमिकल फ्रीडम। कम्युनिस्ट मूवमेंट आपके कहता है पहले इकोनॉमिकल एंड सोशल फ्रीडम, इकोनॉमिकल एंड सोशल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम, उसके बाद पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक, दोनों ही मूवमेंट का जो अंतिम उद्देश्य था, दोनों ही मूवमेंट में जो आपकी कॉमन थी, समानता थी, दोनों ही मूवमेंट सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करते हैं, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करते हैं, ठीक है। गांधीयन मूवमेंट आपके इंडिया में क्या होगा? सक्सेस। रीजन, गांधी जी का प्रभाव ज्यादा था। इसको नोट कर, फिर समझाते हैं आपको। लेबर का ओवर 12 से 15 घंटे किसी ने नहीं किया था, तो हमेशा से था, हर उद्योगपति ने यही कर रखा था। 12 से 15 घंटे नहीं किया, 15 घंटे से 8 घंटे किया था तिरपन ने। अब आगे समझना है इससे। नेक्स्ट, चलो यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आगे समझना। रिपन, RIPAN, रिपन। नोट्स बिल्कुल मिलेगा, समझ लो, नोट्स पे मत भागो। क्या कमेंट है आपके? शशि, प्रेम रंजन, ब्यूटी क्वालिटी ऑफिस में बात करो आप। अब नेक्स्ट, तो अब अगर हम बात करें कि गांधीयन मूवमेंट और कम्युनिस्ट मूवमेंट में आपके बेसिक डिफरेंस क्या था, तो दोनों ही मूवमेंट आपकी सामाजिक स्वतंत्रता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब वो कोई भी बिजनेस कर सके, कोई भी काम कर सके, जो काम करे उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, आपके ये होना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए, वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का आपके अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर आपकी कोई विदेशी सत्ता शासन नहीं करेगी, उनके खुद के लोग शासन करेंगे। अब दोनों में जो डिफरेंस था वो आपके था कि गांधीयन मूवमेंट कहता है पहले हमें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए, अर्थात ब्रिटिश शासन से मुक्ति, और जब हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिल जाएगी, जब भारत से ब्रिटिशर्स चले जाएंगे और भारत में जब भारतीयों का शासन होगा, तो उसके बाद सोशल और इकोनॉमिकल फ्रीडम तो हम भारतीय आपस में ले लेंगे। वहीं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहती है कि जब प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो व्यक्ति खुद ही सशक्त हो जाएगा और वो पॉलिटिकल फ्रीडम तो खुद ही छीन लेगा। दोनों ही आइडियोलॉजी अपनी जगह सही थी, ना तो गांधीयन आइडियोलॉजी गलत है और ना ही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी गलत है। बस गांधी जी का प्रभाव भारत में ज्यादा था, इसलिए गांधीयन आइडियोलॉजी आपके सक्सेस हो गई और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कंपैरेटिवली सक्सेस नहीं हो पाई। तो ये था आपके दोनों में बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमने आपके देखा यहां तक। इससे आगे हम लोग समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपको PDF आज शाम को मिल जाएगा आज की क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।